हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे एग्जाम की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है। एक किसान ने 80 किलोग्राम आलू 384 रुपये में खरीदे और उसे उतनी हानि पर बेचा जितनी राशि उसे 16 किलोग्राम आलू बेचकर प्राप्त हुई। तो विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। मतलब 1 किलोग्राम आलू का विक्रय मूल्य हमें निकालना है, कितने रुपए आता है। दोस्तों, किसान ने क्या करा, 80 किलोग्राम आलू खरीदे, कितने, 384 रुपये में। 80 किलोग्राम आलू का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो हो जाएगा 384 रुपये। ये हो गया दोस्तों सीपी बोले तो क्रय मूल्य। तो 1 किलोग्राम आलू उसको कितने रुपए में पड़े, तो 1 किलोग्राम आलू का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 384 डिवाइड बाई 80। तो दोस्तों ये जाएगा 8 चौक 32 4 ये जाएगा दोस्तों 4.8 बार। तो 1 किलोग्राम आलू उसको कितने में पड़े दोस्तों, 4.8 रुपए में पड़े। 1 किलो आलू उसने कितने में खरीदे, 4.8। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि उसे उतनी हानि हुई जितना उसने 16 किलोग्राम आलू बेचकर जितनी राशि प्राप्त हुई उसके बराबर उसे हानि हुई। तो दोस्तों, विक्रय मूल्य में 16 किलोग्राम आलू के मूल्य के बराबर हानि हो रही। तो 384 रुपये में वो कितना आलू बेचेगा, तो वो दोस्तों 384 रुपये में वो बेचेगा 80 किलो तो लाया, 80 किलो तो वो खरीद के लाया, पर हानि कितनी हुई, जितने 16 किलोग्राम आलू बेचकर प्राप्त हुई। तो दोस्तों वो 384 रुपये में क्या करेगा, वो 16 किलो और आलू एक साथ बेच देगा। तो उसको कितना आलू बेचा कुल उसने 384 में, तो उसने कुल आलू बेचा दोस्तों 96 किलोग्राम। आप कहेंगे दोस्तों आलू तो खरीदे उसने 80 किलो, तो 96 किलो कैसे बेच दे। क्योंकि दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि उसे हानि उतनी हुई जितनी राशि उसे 16 किलोग्राम आलू बेचकर प्राप्त हुई। तो दोस्तों हमने क्या कर लिया, उस 16 किलो को इस 80 में जोड़ दिया, तो उसने 96 किलोग्राम कुल आलू बेचे। मतलब प्रॉफिट या लॉस के तौर पर देखा जाए तो उसने 96 किलोग्राम आलू बेचे, कितने, 384 रुपये में। तो दोस्तों ये क्या आ गया, कुल विक्रय मूल्य भी 384, क्रय मूल्य भी 384। तो हमने क्या करा, जितने हानि उसे ही 16 किलोग्राम आलू की, उसमें 80 में हमने 16 ऐड कर लिए, तो उसने 16 किलोग्राम कुल आलू बेचे। अब दोस्तों क्या करना है, 384 को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो क्रय मूल्य आ जाएगा एक आलू का। 384 को दोस्तों डिवाइड कर देता हूँ 96 से, ये कर दिया डिवाइड। तो दोस्तों 96 चौके 384 होते या नहीं होते, ये आप देखिए। तो पूरे 4 बार जा रहे हैं दोस्तों 96 चौके 384। तो दोस्तों ये 4 क्या आया, तो ये 4 आया 1 किलोग्राम आलू उसने 4 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे। ओके दोस्तों, अब जैसे ये 4 किलो है तो इसे मैं 96 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वापस से ये 384 आ जाएगा। दोस्तों सवाल में हुआ क्या, हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को तो एक ही रखा, हमने चेंजेस किस में कर दिए, आलू की क्वांटिटी में, कुल मात्रा में चेंजेस कर दिए। क्योंकि सवाल ने क्या बोला कि उसे उतनी राशि हानि हुई जितनी राशि उसे 16 किलोग्राम आलू बेचकर प्राप्त हुई थी। ओके दोस्तों, यह आपको सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दोस्तों, एक टंकी को दो नलियों ए तथा बी के द्वारा 20 तथा 30 मिनटों में भरा जाता है। मतलब दो एक टंकी को दो नली भर रही है, ए भर रही है उसको 20 मिनट में और बी भर रही है उसको 30 मिनट में। खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियों को खोल दी जाती है, फिर उसके कुछ देर बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनटों में भर जाती है। तो ए को कितने समय में बंद करा। दोस्तों ए अकेले पूरी कितने देर में भर लेती है, 20 मिनट में भर लेती है, और बी भर देती 30 मिनट में। पर कुछ समय बाद ए को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और टंकी कितनी देर में भर गई दोस्तों, 18 मिनट में से पूरी भर गई। तो ए को
कितने समय के बाद या कितने मिनट के बाद उसको बंद करा। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या हो रहा है, काम कितना हो रहा है, ए काम हो रहा है। तो माना ए जो टंकी है उसे हमने x मिनट के लिए चलाया, ए को x मिनट के लिए चलाया, और ए कितने मिनट में भर देती है उसे उसे अकेले भर देती 20 मिनट में। और बी को कितनी देर के लिए चलाया, क्योंकि टंकी 18 मिनट में भर गई तो उसने 18 मिनट तक काम करा। और टंकी बी पूरा कितना में भरती है, वो भरती 30 मिनट में, जो कि ऊपर दिया गया है। ये दोस्तों काम कितना हो रहा है, कुल काम एक हो रहा है। तो इससे दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। किस प्रकार बनेगा कि माना ए x मिनट तक काम करती है या x मिनट तक भरती है, और पूरी कितनी भरती है दोस्तों, वो भरती है 20 मिनट में। फिर दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ प्लस, क्योंकि दोनों साथ काम कर रहे थे। तो और बी कितनी देर तक काम करता है दोस्तों, बी पूरा अकेला तो कर देता 30 मिनटों में, पर टंकी 18 मिनटों में भर जाती है तो उसने 18 मिनट तक काम करा। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया 18, और बी पूरा कितनी देर में भर सकता है, अकेला भर सकता है पूरा 30 मिनट में। टोटल काम कितना हो रहा है दोस्तों, टोटल काम एक हो रहा है। हमें क्या करना है दोस्तों, x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है, x वो मात्रा मानी हमने जितनी मिनट में एक कार्य कर रहा था। दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, 18/30 को उधर ले जाता हूँ, तो इसको दिया मैंने लिख दिया x इजिकल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 18/30। अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/30 हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम इसका 30 आ जाएगा, फिर 30 में से 18 जाएगा तो 12/30 आ जाएगा। फिर इसको लिख देता हूँ दोस्तों 12/30, और उधर 20 से ये आ जाएगा ऊपर। कितना हो गया दोस्तों, ये 4, जो हो गया 4 दूनी 8। तो दोस्तों कितने मिनट तक काम करा उसने, ए ने सिर्फ 8 मिनट काम करा, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। तो दोस्तों पूरी टंकी 18 मिनटों में पूरी भर गई थी। ए ने कितनी देर साथ दिया उसका, सिर्फ 8 मिनट तक ही, 8 मिनट तक साथ दिया। और बी ने एक्स्ट्रा कितना काम करा अलग से, 10 मिनट तक, क्योंकि बी कंटिन्यू कितनी देर तक कर रहा है, 18 मिनट तक। ए अकेला भर सकता है उसे 20 मिनट में, बी भर सकता है 30 मिनट में। ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करें, तो हमें ये पूछा था कि ए ने उसका कितनी देर तक साथ दिया। कितनी देर तक साथ दिया दोस्तों, तो उसने दिया कुल 8 मिनट तक का। ओके दोस्तों, सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, दो नाव है ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना हो रही है। शांत जल में नाव ए और बी की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ए धारा के अनुकूल तथा बी विपरीत दिशा में चल रही हो तो वे परस्पर कितने समय के बाद मिलेंगे। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखेगा, जैसे ही नाव वाले कोई सवाल आता है तो धारा के अनुकूल हम क्या मानते हैं, x प्लस वाई, और धारा के विपरीत क्या मानते हैं, x माइनस वाई। ओके दोस्तों, ये इसको एकदम दिमाग में बैठा देना। ये धारा के अनुकूल है या धारा की दिशा में, और ये धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में। ओके दोस्तों, ये आप दिमाग में बैठा देना। अब दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, मान लेता हूँ ये एक नाव होगी ए, ये हो गई बी। नाव भी बना देते दोस्तों, मान लीजिए एक बोट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी दी गई है हमें 108 किलोमीटर। ओके दोस्तों, अब सवाल क्या कह रहा है, शांत जल में ए और बी की चाल, तो ए की चाल तो है दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों किलोमीटर दूरी, अब हमें क्या पूछा कि कितने समय बाद मिलेगी, हमें आंसर भी घंटे में ही चाहिए, ये भी किलोमीटर में ही दिया हुआ है, और ये दोनों भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो हमें इनको मीटर पर सेकंड में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों एक बात आप ये याद रखिएगा कि ये दोनों कितनी देर में मिलेगी, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, तो ये कितनी देर में मिलेगी। एक बात दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ एक दूसरे की विपरीत दिशा में आती है तो उनकी जो चाल होती है, स्पीड, वो हमेशा क्या हो जाएगी,
जुड़ जाएगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप बाइक चला रहे हो 50 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, और सामने से कार आ रही है वो भी है 50 किलोमीटर की रफ्तार से, कितना भी मान लो, तो दोस्तों आप दोनों के बीच अगर टक्कर होगी तो क्या कहेंगे कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कुल टक्कर हुई है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से याद रखिएगा, जब एक दूसरे की दिशा में आ रही हो तो हमेशा ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 108 किलोमीटर, और चाल कितनी है दोस्तों, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। कितना दे रखा दोस्तों, एक है 12 प्लस दूसरी है 15, तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 27। और दोस्तों हमें क्या निकालना है, टी, क्योंकि परस्पर कितने समय बाद मिलेगी, तो हमें निकालना है दोस्तों टी, बोले तो टाइम निकालना है। तो 108 डिवाइड हो जाएगा 27 से, क्योंकि टी बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बाय स्पीड, समय क्या होगा, दूरी बटे हुए 4। ओके दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 27 दूनी 54 होता है, और 54 दूनी कितनी होता है दोस्तों, 108, तो 27 4 बार जा रहा है पूरे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 हॉवर, 4 घंटे। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ आया या नहीं आया, कमेंट करके हमें ज़रूर जवाब दीजिए। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए एक स्थान ए से बी स्थान तक जाता है, क्योंकि स्थान बी पर वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है, मतलब 15% डिस्काउंट मिल रहा है या सस्ती मिल रही है, और आने जाने में उसके 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, फिर भी वो स्थान ए से खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों ये हो गया गोपी दादा, ये हो गए गोपी, ये दो दुकानें हैं ए और बी, तो ये क्या करता है, यहाँ पर नहीं जाता है, वो जाता है यहाँ पर, क्यों, उसे 15% सस्ती मिलती है, 15% कैसे यहाँ पर चाहे तो डिस्काउंट मांग लो। और अगर दोस्तों ये यहाँ पर जाता है तो इसका आने जाने में खर्च कितना हो जाता है, 150 रुपये खर्च हो जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, आने जाने में 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, उसके बाद भी उसे दोस्तों क्या हो रहा है, 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद भी उसे क्या हो रहा है दोस्तों, 150 रुपये का उसे लाभ हो रहा है, या 150 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं उसके। तो दोस्तों फिर तो ये बी पर ही जाएगा, क्योंकि इसे 150 रुपये का लाभ हुआ, यहाँ पर इसके 150 रुपये खर्च भी हो रहे थे आने जाने में, और 150 रुपये लाभ भी हो रहा है, तो दोस्तों कितना हो गए, 150 और 150 कितने हो जाएंगे दोस्तों, जो जाएंगे 300 रुपये। 150 रुपये आने जाने में खर्च हो रहे हैं और 150 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 150 कितना हो जाएंगे, ये 300 रुपये, कितना हो जाएंगे 300 रुपये। और बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है, तो दोस्तों ये 15 की वैल्यू 300 के बराबर रख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल रख सकते हैं। अब दोस्तों इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, या 15% बराबर 300 के बराबर, क्योंकि दोस्तों आने जाने में उसके 150 रुपये खर्च हो रहा है, उसके बाद भी उसे 150 रुपये का लाभ हो रहा, और 15% कम मूल्य पे मिल रही, तो 15 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये साधारण सी गणित है, तो वो 300 के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों एक की वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, एक की वैल्यू निकालते हैं। 1 रुपये क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 रुपये, इस बार परसेंटेज नीचे जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, परसेंटेज नीचे, 15/300। अब दोस्तों इसलिए 150 रुपये कितने हो जाएंगे इसके, 150 रुपये इसके कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 15 इंटू 150 डिवाइड बाई 300, ये कट जाएगा इससे दोस्तों, ये कट जाएगा इससे 2 बार, ये बचे 7.5%, तो उससे लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 7.5% का उससे कुल लाभ हो रहा है। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, बिजली के बिल
समय पर भरने पर 15% छूट दी जाती है। तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को नियत समय पर अपने बिल का भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली हो तो उसका बिजली का बिल कितना था। तो दोस्तों इस सवाल में क्या हो रहा है, डायरेक्ट 54% की वैल्यू कितनी दी है, 15% के बराबर। भाई उसे छूट कितनी मिल रही है, 54 रुपये की। किसके बराबर है ये, 15 के। 15% किसके बराबर दे रखा है दोस्तों, 54 के। क्योंकि 54 रुपये की उसे 15% की उसे छूट मिल रही है, यही 15% किसके बराबर हो रहा है, 54 रुपये की। तो दोस्तों ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, 15% बराबर हो जाएगा 54 के, क्योंकि 15% की छूट मिल रही है पर उसे रुपयों में कितनी छूट मिली, 54 रुपये की। तो 15% को 54 के बराबर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। एक की वैल्यू निकालेंगे, 54 के नीचे जाएगा 15, प्रतिशत हटेगा, ऊपर आएगा 100। इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। ये जाएगा दोस्तों 3 बार, ये जाएगा 5 के पहाड़े से 20 बार, ये जाएगा दोस्तों 3 के पहाड़े से 18 बार, 18 दूनी 36, तो 360 रुपये। 360 रुपये दोस्तों उसका बिजली का बिल आया था दोस्तों। 360 ऑप्शन कहाँ है दोस्तों, तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, इस सवाल में क्या दे रखा है कि उसे 15% की छूट मिल रही है और वही परसेंट रुपयों के कितने बराबर हो रहे हैं, 54 रुपये के बराबर हो रहे हैं। तो हमने परसेंट को रुपये के बराबर लिख के वैल्यू निकाल दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दोस्तों, एक दुकान में प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट दे रही है। यदि मूल्य का भुगतान नकद राशि में किया जाए तो 129 रुपये की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। तदनुसार यदि किसी वस्तु का मूल्य 250 रुपये हो तो उसके लिए खरीदार को नकद भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी होगी। क्या कह रहा है दोस्तों सवाल, कि एक दुकान पर छूट दी जाती है 10% की। 10% की छूट तो वैसे ही हम दे रहे हैं दुकान वाले। अगर आप नगद राशि में भुगतान करते हो उसी समय कैश देते हो तो आपको 129 रुपये की एक्स्ट्रा छूट और दी जाएगी। तो किसी व्यक्ति ने 250 रुपये की एक वस्तु खरीदी हो तो नगद पैसे दे रहा है तो उसे कितने रुपए का लाभ होएगा, क्या होगा दोस्तों, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों इस सवाल में क्योंकि वैल्यू नहीं दी रखी है, ये क्या है दोस्तों, ये 12% हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू नहीं दे रखी है, ये 12% हो जाएगा। तो दोस्तों सवाल क्या होगा, एक दुकान में प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नगद राशि में किया जाए तो 12% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। तदनुसार यदि किसी वस्तु का मूल्य 250 रुपये हो तो उसके लिए खरीदार को नगद भुगतान करने पर कितनी राशि देनी होगी। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, ये 12% हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसे सोल्व करते हैं। राशि कितनी है, 250 रुपये की कोई वस्तु खरीद रहे, 10% तो छूट हो वैसे ही दे रहे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 90%। और दोस्तों अगर कैश राशि दे रहे तो 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। दोस्तों अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 90% निकाल के फिर 129 घटा सकते हैं, या अगर इसको हम 12% माने तो फिर हमें इसकी वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, 88% लिखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये सवाल प्रतिशत का है तो यहाँ पे 2% वाली वैल्यू दी है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, सोल्व कर देना है। कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 5 के पहाड़े से 50, 9 इंटू 88 डिवाइड बाय 4। इसको दोस्तों सोल्व करेंगे, ये ऊपर 88 होगा, ये जाएगा 22 बार, और 22 नंबर 198 रुपये।
कहाँ दोस्तों 198, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 198 रुपये। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ था 12% और 10% दी हुई थी। अगर दोस्तों यहाँ पर 129 दिए हुए होते तो हमें क्या करना पड़ता, इसकी 90% वैल्यू निकाल कर 129 घटा देते हैं। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, राम अपनी चीजें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है, किंतु वह हरि की तुलना में 25% महंगी होती है। तो हरि की चीजें श्याम की तुलना में कितने प्रतिशत सस्ती होगी? कौन है दोस्तों? 3 व्यक्ति है, राम, श्याम और हरि। राम अपनी चीजें श्याम की तुलना में बेच रहा है 25% सस्ती, किंतु वह हरि की तुलना में होती है 25% महंगी। तो हरि की चीजें श्याम की तुलना में कितने प्रतिशत सस्ती होगी? तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, श्याम को 100 मान लेंगे क्योंकि श्याम दोनों में कॉमन है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं श्याम के, माना श्याम 100 रुपये में बेच रहा है। श्याम कितने बेच रहा है? 100 रुपये में। तो राम अपनी चीजें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है, तो फिर दोस्तों राम कितने में बेचेगा? तो ये हो जाएगा 75, क्योंकि ये 100 में बेच रहा है श्याम, तो राम बेचेगा 75 में। तो दोस्तों अब पूछ रहा है, किंतु वे हरि की तुलना में 25% महंगी होती है। किसकी? राम की। हरि की तुलना में वो 25% महंगी है। तो दोस्तों राम बेच रहा है 75 रुपये में, और ये महंगी है किसकी? हरि की तुलना में 25%। तो दोस्तों इसका हम रिवर्स निकाल देंगे 125। ओके दोस्तों, 125 निकाल देंगे, ये जाएगा 5 के पाड़े से 25 के पाड़े से 5 बार, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 5 के पाड़े से 20 बार। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 60। अब ये 60 क्या है दोस्तों? तो 60 में बेच रहा है कौन? हरि। 60 में कौन बेच रहा है? हरि बेच रहा है। ओके दोस्तों, श्याम 100, राम 75 और हरि का हमने निकाल दिया 60 रुपये में वो बेच रहा है। अब दोस्तों क्या पूछा, हरि की चीजें श्याम की तुलना में कितने प्रतिशत सस्ती है? दोस्तों श्याम बेच रहा है 100 में, हरि बेच रहा है 60 में, तो कितना अंतर आ रहा है दोस्तों? तो 40 का अंतर आ रहा है। तो ये 40% सस्ती होगी। क्या होगी दोस्तों? 40% सस्ती होगी। हरि की चीजें श्याम की तुलना में कितने % सस्ती है? तो ये हो जाएगी दोस्तों 40%। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, कुछ नहीं था दोस्तों, सवाल में करना क्या था, राम की श्याम को मान लो आप 100 मान लो, तो इसकी हो जाएगी कितनी? 75 राम की। फिर इसकी 75 का निकाल देंगे रिवर्स 25%, 125%, तो आ जाएगा इसका 60। फिर 60 और 100 का डिफरेंट कितना आ रहा है? 40, तो 40% इसकी सस्ती होगी। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, आर त्रिज्या वाले एक गोले तथा त्रिज्या के आधार वाले एक बेलन का आयतन एक समान है। क्या दोस्तों? आर त्रिज्या वाले एक गोले तथा त्रिज्या के आधार वाले एक बेलन का आयतन एक समान है। यदि उस बेलन की ऊंचाई h हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्या दोस्तों? आर त्रिज्या वाले गोले तथा त्रिज्या के आधार वाले बेलन का आयतन एक समान है। यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों? आयतन एक समान है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? आयतन लिख देते हैं। गोले का आयतन क्या होगा दोस्तों? गोले का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया दोस्तों गोले का आयतन। बस सवाल में सीधा ये पूछा कि आयतन एक समान है, कुछ मत करो, आयतन लिख दो। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों इनके फॉर्मूले होते हैं, इनको आप एकदम से रट लीजिए। जो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन होते हैं इनके फॉर्मूले को आप एकदम रट लीजिए। अब दोस्तों क्या है,
आर त्रिज्या वाले गोले तथा त्रिज्या के आधार वाले बेलन का आयतन एक समान है। ठीक है, यदि उसकी ऊंचाई h हो, हमने इसमें h लिख दी, h बोला, बेलन की ऊंचाई h है, हम h लिख दी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बस इनको काटो पीटो, ये कट जाएगा दोस्तों, इससे पूरा यहाँ बचाएगा ओनली आर, पाई से पाई कट जाएगा। इधर क्या बच रहा है दोस्तों, 4/3 आर, और यहाँ बचा है दोस्तों ओनली एच। अब दोस्तों 4 क्या होगा, इधर रहेगा 4r, और 3 क्या होगा, उधर चला जाएगा, ये 3h। इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। अगर फॉर्मूला इस क्वेश्चन का याद नहीं है तो क्वेश्चन कितना ही आसान हो, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। सिर्फ दोस्तों ये कहा था कि गोले का आयतन और बेलन का आयतन समान है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस काटने वाली चीज़ों को काट दो, बाकी समीकरण 4r = 3h कहाँ रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन आ रहा है, 4r = 3h, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है, क्या निकालनी दोस्तों, आर निकालनी है। तो दोस्तों ये कितना है, मूलधन हो गया ये, और ये ब्याज है 5 वर्षों का, ये अनुपात दे दिया मूलधन और ब्याज के बीच अनुपात। तो दोस्तों मूलधन को हम P मानते हैं, तो हम मान लेते हैं, ये अनुपात में दे रखे तो हम इसको 10x मान लेते हैं। कितना मानते हैं दोस्तों, 10x मान लेते हैं। और ब्याज है क्या, SI, सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको हम मान लेते हैं 3x। ये अनुपात में दिया हुआ दोस्तों, तो हमने इसको 3x मान लिया, ये 5 वर्षों का ब्याज हो जाएगा। मूलधन को 10x मान लिया, और सिंपल इंटरेस्ट है जो 5 वर्षों का ब्याज है उसको हमने मान लिया 3x। अब दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, SI, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PTR/100, PTR/100। निकालना है क्या दोस्तों, R निकालना है, हमें रेट निकालनी है या दर निकालनी है। तो दोस्तों R तो इधर चला जाएगा, ये SI × 100 हो जाएगा, SI × 100, और ये हो जाएगा PT, क्योंकि दोस्तों PT। अब दोस्तों SI की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3x। SI की वैल्यू दे रखी दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ 3x × ये लिख देता हूँ मैं 100। P कितना है दोस्तों, 10x, लिख देता हूँ 10, और टाइम कितना है दोस्तों, 5 वर्षों का, कितना है, 5 वर्षों का। x से x जाएगा, 0 से 0 जाएगा, ये जाएगा दोस्तों, इससे 2 बार क्या बचे, 2 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6%। ये हो गया दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, सोल्व हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x + 1/x 2 हो तो x² x की पावर 12 - 1/x की पावर 12 का मान क्या होगा। एक बार दोस्तों क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + 1/x कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो पूछा है कि x की पावर 12 - x 1/x की पावर 12 का मान कितना होगा। ओके दोस्तों, ये हमें पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू निकाल दे, क्योंकि x की पावर 12 तक जाने के लिए क्वेश्चन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, x की वैल्यू निकाल देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, x + 1/x = 2 दिया है। x लघुत्तम आ जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, x लघुत्तम, यहाँ हो जाएगा x²
प्लस 1 इजिकल टू 2। एक्स चला जाएगा दोस्तों अब इधर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस 2x प्लस 1 इजिकल टू कितना आ रहा है दोस्तों 0। अब दोस्तों इसे हम x माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? अगर मैं इसे x माइनस 1 की फॉर्म इजिकल टू 0 लिख सकता हूँ क्या? स्क्वायर हटेगा x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो x बराबर कितना आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है। x बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि ये होता है a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों जैसे अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं ये खोल देता हूँ, होता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आगे दोस्तों ऐसे लिखना था हमें, तो हमने कुछ नहीं करा, a माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया। अब दोस्तों हमें मेन क्या चाहिए था, x की वैल्यू फाइंड करना। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी निकाली दोस्तों हमने 1। अब हम इस 1 का मान रख देते हैं जिसकी वैल्यू हमें ये निकालनी है, इसमें रख देते x का मान। ये क्या दे रखा है दोस्तों x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12, इसका मान क्या निकाल ले। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं करा, x की वैल्यू लिख देते हैं, ये लिख दी हमने 1 की पावर 12 माइनस 1/1 की पावर 12, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 1/1 हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 1 हो जाएगा ये 0। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कितना आएगा दोस्तों 1 माइनस 1 हमेशा 0 होता है। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन था, हो गया। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग क्या होगा। दोस्तों जैसे कोई संख्या होती है, मान लो ये x होगी, ये y होगी, ठीक है, इसे हम कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं दोस्तों इनको भिन्न। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, एक भिन्न के हर, हर जो होगा हर, ये क्या होगा अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो उसके बराबर में कितने आ रहे हैं 2 प्राप्त होते हैं बराबर में। तो उस भिन्न के अंश और हर मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, x और y, इन दोनों को जोड़ना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अंश और हर क्या है वो निकाल देते हैं, फिर इनके जोड़ निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अंश को हम x मान लेते हैं। अगर अंश को x मान लेंगे तो हर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अगर अंश को हम x मान रहे तो हर को क्या मानेंगे x प्लस 3 मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों x प्लस 3 माना। अंश मानते हैं दोस्तों x, इसलिए हर क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस 3। क्वेश्चन में क्या लिखेगा, अंश से 3 अधिक है, तो अंश x हो गया तो हर क्या हो जाएगा x प्लस 3। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, 7 की वृद्धि कर दो दोस्तों x प्लस 7, x प्लस 7 और हर में 2 की कमी कर दी जाए, हर कितना है दोस्तों x प्लस 3। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लिखा हर x प्लस 3 माइनस 2, क्या है 2 की कमी कर दी जाए तो इसका परिणाम कितना आ रहा है दोस्तों, फिर ये बोल रहे हैं परिणाम में 2 प्राप्त होते हैं, ये लिख दिया हमने 2। अब दोस्तों हमें इसको सोल्व करना है और हमें सबसे पहले क्या निकालनी, x की वैल्यू निकालनी। तो दोस्तों ऊपर तो हो जाएगा x प्लस 7 और नीचे ही हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो x
प्लस ये आ गया 1। ओके दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता देना। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगी, ये वाली संख्या इस 2 से गुणा हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 7 एक जगह इजिकल टू 2x प्लस 2, ये 2 से गुणा के ये संख्या बन जाएगी 2x प्लस 2। अब दोस्तों अगर x इधर जाएगा और 2 उधर आएगा तो कितना आ रहा है दोस्तों, x बराबर ऐसे आ जाएंगे, x बराबर 5 आ रहे हैं। कितना आ रहा है दोस्तों, x बराबर 5 आ रहे हैं। x की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 5। x उधर जाएगा 2x में से घट जाएगा तो x हो जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा 7 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5। इसलिए दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब दोस्तों हमने अंश क्या माना था, x की वैल्यू कितनी 5 है, और हर क्या था, x प्लस 3 था ना हर, तो यहाँ लिख देता हूँ 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो ये तो आ गया दोस्तों अंश, और ये आ गया हर। अंश आया दोस्तों 5 और हर कितना आएगा दोस्तों 8। सवाल में क्या पूछा था, उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 13। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और इसमें 13 का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, मतलब कुल कितने नंबरों की परीक्षा थी। दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, 36% अंक लाना आवश्यक है पास होने के लिए, और 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी फेल हो गया कितने, 35 अंकों से। किससे फेल हो गया दोस्तों, 35 अंकों से। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि पास होने के लिए लाने कितने, 36% पास होने के लिए आना। अगर प्रतिशत की बात करें तो एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या हो रही, एक विद्यार्थी क्या लाया, 190 नंबर वो लेके आ गया, और फेल कितने अंकों से हो गया, 35 अंकों से। अगर दोस्तों इसको 35 अंक और मिल जाते तो वो पास होता या नहीं होता, क्योंकि 190 तो वो लेके आया, और 35 अगर और ला देता तो कितने हो जाते दोस्तों, तो इसके नंबर हो जाते 225। कितना हो जाते दोस्तों, 225 उसके नंबर लाने थे उसको, कुल कितने में से लाना है ये हमें निकालना है, किस परीक्षा का पूर्णांक कितना है वो बता। तो हमें लाने कितने, 225 नंबर, और परसेंटेज कितना लाना है, 36। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ क्या, 36% 225 के बराबर हो गया। हमें नंबर पास होने के लिए परसेंट कितने लाने दोस्तों, 36%, और नंबर की बात करें तो नंबर लाने हैं 225 कितने, पूर्णांक में से। अगर दोस्तों मैं इसका 100% निकालूं तो क्या हमारा पूर्णांक आ जाएगा। तो दोस्तों एक की वैल्यू निकालता हूं, ये 225, 36 जाएगा नीचे, ये हो जाएगा इससे गुणा, परसेंटेज हटेगा ऊपर 100 जाएगा। ओके दोस्तों, ये कटेगा 25 25। तो दोस्तों ऐसे सोल्व करके कुल जो संख्या आ रही है वो है 625। कितनी आ रही है दोस्तों, 625, मतलब कुल पूर्णांक कितने का है, 625। उस परीक्षा का पूर्णांक है 625। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 625। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है।
यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 95 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। तीन संख्या दोस्तों, पहली संख्या दूसरी की तो 4 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। कौन, पहली, क्या दोस्तों, पहली संख्या। तो हमें क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, कि माना पहली संख्या कितनी दे रखी है, हम पहली संख्या, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की तो 4 गुनी और तीसरी की क्या है, 3 गुनी है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या होगी उसको क्या मानना पड़ेगा, 12x, और दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी, क्या है दोस्तों, 4 गुनी, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि ये हो रही है 3 चौक 12, इसकी 4 गुनी हो रही है। और तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो हो जाएगी 4x, क्या हो जाएगी दोस्तों, 4x, क्योंकि ये इसकी 4 तिया 12, ये इसकी 3 गुनी हो रही या नहीं हो रही, पहली संख्या दूसरी की तो 4 गुनी हो गई और तीसरी की हो गई 3 गुनी। ये दोस्तों कुल हमने संख्या मान ली। अब सवाल कह रहा है इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 95 है। तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 95 है। तो दोस्तों इन तीनों को जोड़ लेते हैं हम। सबसे पहले लिख देते हैं 12x प्लस 3x प्लस 4x डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 3 है, 3, इसका औसत कितना हो रहा है, 95, 95 इसका दोस्तों औसत जो दे रखा है। तो दोस्तों 19x ये हो जाएंगे, 15 और 4 19x, ये हो गया दोस्तों 19x, और ये हो जाएंगे 95 इंटू 3, 95 इंटू 3 हो जाएंगे। अब दोस्तों 95 इससे कटेगा या नहीं कटेगा, 19 के पार्ट से कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा दोस्तों 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो तीनों पंजे 15 x की वैल्यू आ जाएगी, तीनों पंजे 15 x की वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों ये पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है, 4x है, तो 4 इंटू 15 कितना हो जाएंगे, 15 चौके 60, और दूसरी संख्या पूछेगा दोस्तों, तो 3 इंटू 15 कितना हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 45, और पहली संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों, 180, 12 इंटू 15 कितने होंगे, 180, 10 बार हो जाएगा 150 और 30 हो जाएगा 180। अब दोस्तों सवाल में क्या पूछा है, तो तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, तीसरी संख्या है 4x, तो 4 इंटू 15 कितना हो जाएंगे दोस्तों, 15 चौके 60, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके दोस्तों, बस दोस्तों सवाल में करना क्या था, पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है और तीसरे की 3 गुनी है, इसलिए पहली संख्या को हमें बड़ा लेना था। पहली संख्या को क्या लेना था दोस्तों, हमें बड़ा लेना था, क्योंकि पहली संख्या दूसरी की तो 4 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है, तो ये हो गया 3 चौके 12, 3 चौके 12, इसलिए हमने पहली संख्या को मान लिया दोस्तों 12x, दूसरी को फिर ऑटोमेटिक 3x और 4x हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, एक रेलगाड़ी है, एक बिजली के खंभे के सामने से 20 सेकंड में गुजर जाती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 45 सेकंड में गुजरती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। हमें दोस्तों निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। एक करेंगे दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक से, बाकी एक करेंगे इसका बेसिक से। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक पे पहले हम ये कह देते हैं कि सवाल क्या रहा है। तो दोस्तों ये मान लीजिए ये होगी एक रेलगाड़ी और ये है बिजली का खंभा। तो रेलगाड़ी बिजली के खंभे के सामने से गुजर जाती 20 सेकंड में। इसकी जो लंबाई है रेलगाड़ी की वो अभी x है, ये हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। और एक प्लेटफॉर्म आएगा, प्लेटफॉर्म के सामने से गुजर जाती है 45 सेकंड में, इससे गुजरती 20 सेकंड में और इससे गुजर जाती है 45 सेकंड में। और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, दोस्तों ये प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, यह है 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है।
तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। एक दोस्तों, अगर हम फॉर्मूला बेस से करें कि रेलगाड़ी की लंबाई एल निकालनी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकते हैं कि खंबे को पार करने में कितना समय लगा। खंबे को पार करने में लगा समय, एक तो खंबे को पार करने में लगा समय और हो जाएगा इनटू प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइड बाय जो हो जाएगा डेल टी। डेल टी क्या होगा दोस्तों, दोनों के समय का अंतर। अगर दोस्तों अगर फॉर्मूले में बात करें तो क्या लिखना है, खंबे को पार करने में लगा समय और प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्योंकि दोस्तों एक बात ये ध्यान रखेगा कि खंबे को कितने समय में पार कर रही है, 20 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 150 मीटर। तो दोस्तों इससे हम ये निकाल देंगे कि दोनों का समय अंतर कितना आ रहा है। समय अंतर आ रहा है दोस्तों 25 सेकंड। मैं दोस्तों वैल्यू रख देता हूँ। सबसे पहले क्या था, खंबे को पार करने में लगा समय, खंबे से कितनी देर में गुजर रही है, तो वो गुजर रही है 20 सेकंड में। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 250 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, 250 मीटर। और अब है दोस्तों दोनों के बीच समय का अंतर, तो 45 सेकंड माइनस 20 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये नीचे हो जाएगा 25। 45 सेकंड में से 45 में से 20 जाएंगे तो 25 कट जाएगा दोस्तों, ये 25 हिस्सा कट जाएगा 10 बार, तो ये आ जाएगा दोस्तों 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 200 मीटर हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगर 200 मीटर बात करें। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आया नहीं आया कि मैंने ऊपर क्या लिखा नीचे क्या लिखा, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, लंबाई निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो 4 इंटू समय कर दिया, 4 बटे समय कर दिया। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इसको अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो वो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो हम उसको माना लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की, उसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई कितने मान लें, एक्स मान लेते हैं। अब दोस्तों कोई रेलगाड़ी किसी को पार करके जाती है, तो उसमें क्या करना है, चाल निकालनी है हमें। तो चाल क्या होगा, दूरी बटे समय। जब रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही तो वो अपनी दूरी को ही, अपनी खुद की लंबाई को ही पार करती है। तो खंबे से कितनी देर, चाल बटे दूरी बटे हुए ये समय लिख दिया। दूरी कितनी है, एक्स। एक्स क्या है, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई। समय कितना है, 20 सेकंड। एक चाल तो हो गई ये बन गया दोस्तों एक समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या है, H2 क्या है, ये था H1। तो H2 क्या है दोस्तों, x प्लस 250। क्या, x प्लस 250। जिनको थोड़ी बहुत भी मैथ्स ये सवाल पढ़े उनको पता चल रहा होगा, क्योंकि जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो एक तो खुद की दूरी पार करती और प्लेटफॉर्म को पार करती, इनके बीच समय कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा 45। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, S1 और S2 को बराबर लिख देना है। S1 कितना दिखा था दोस्तों, x/20 लिखा था हमने। S1 लिखा था x/20 और S2 कितना था, x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, 250 डिवाइड बाई 45। यहाँ से भी दोस्तों हम ला सकते हैं x की वैल्यू। क्या ला सकते दोस्तों, x की वैल्यू। तो दोस्तों ये हो जाएगा 45x इजिकल टू, ये हो गया 20x प्लस ये हो जाएगा 450, जो ये हो जाएगा 50, 400 से गुना 50, और ये हो जाएगा 5000। ये जाएगा दोस्तों उधर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x इजिकल टू 5000। 5000 डिवाइड बाई 25, ये जाएगा दोस्तों इससे 2 बार। कितना आ रहा है दोस्तों, 200 मीटर आया या नहीं आ रहा, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 200 मीटर। तो दोस्तों इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर दोस्तों अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो उससे क्या हमारी ट्रिक थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं करना था दोस्तों, बस हमें क्या करना था, उसकी लंबाई लिख दे दी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और उसको
खंबे को पार करने में कितना समय लगा रहे और दोनों के बीच समय का अंतर, उससे भी हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल के दोस्तों, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और वर्ग सेंटीमीटर में पूछा है। यदि उसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, इसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। ये बन गया दोस्तों समचतुर्भुज। इसके विकर्णों की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और एक दे रखी है ये 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा, इस पूरे का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो समचतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। ये होता है दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। विकर्णों का गुणनफल भाजक हाफ। कितना दे रखा है दोस्तों विकर्णों का गुणनफल, ये दे रखा है, इसको हम d1 और इसको मान लेते हैं d2, 2 दे रखा है। तो वैल्यू रख देते हैं दोस्तों अब इसमें 1 इंटू 12 इंटू 14, ये रहेगा दोस्तों 7 बार। तो 12 7 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा जैसे ये हमेशा स्क्वायर में आता है दोस्तों। क्षेत्रफल आयतन बली क्यू में आता है, तो वर्ग सेंटीमीटर में पूछा है तो 84 सेंटीमीटर। दोस्तों 84 कहाँ है, तो ये रहा। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के सवाल करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना बेहद जरूरी है। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ। यदि वह उसे दुगुने मूल्य पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। एक व्यक्ति है, किसी वस्तु को बेचता है और उसे 20% का लाभ हुआ। तो किस सवाल कह रहा है कि अगर वो उसे दुगुने मूल्य पर बेचे तो उसको कितना लाभ होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कहेंगे कि सीपी मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है वस्तु का क्रय मूल्य 100 और प्रॉफिट कितना हुआ 20%। प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों 20% लिख दिया ये मैंने। अगर 20% प्रॉफिट हुआ, क्रय मूल्य 100 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो उसने 120 रुपये पे बेचा होगा तभी उसे 20% का लाभ हुआ। वस्तु की कीमत 100 रुपये मान ली, 20% का लाभ हो रहा तो उसकी विक्रय मूल्य 120 होगा। अब दोस्तों सवाल ये कह रहा है कि यदि वो उसे दुगुने मूल्य पर बेचे, दुगुने मूल्य पर मतलब 120 में बेचा तो वो 240 में बेचे, तो उसे लाभ कितना प्रतिशत होगा। अब दोस्तों बेचा किसने उसे 240 पे, वस्तु है कितने की 100 रुपए की, तो यहाँ दोस्तों लाभ कितना हो रहा है 140 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है, क्रय मूल्य पर। लाभ की गणना हमेशा दोस्तों, लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही करते हैं। यह हो गया दोस्तों 140% का उसे कुल लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस क्रय मूल्य जो है वो हमें 100 रुपये मान लेते थे क्योंकि लाभ 20% हो रहा है। ओके दोस्तों, सवाल समझ में आया हो तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात
ज्ञात कीजिए। दो संख्या है दोस्तों जो हमें दी नहीं है, बस उनके योगफल और उनके अंतर का अनुपात दे रखा है जो है 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या है? अगर दोस्तों हम मान ले कि माना संख्या क्या होगी, x एंड y है। संख्या क्या है, हमने x और y मान लिया। अब दोस्तों ये बोल रहा है इनका योगफल और अंतर का अनुपात। तो दोस्तों योगफल क्या होगा संख्या का, x प्लस वाई। अनुपात में लिख दूं x माइनस वाई। इसका अनुपात दे रखा है दोस्तों 5:1। तो इसको बटे में लिख सकता हूँ 5/1। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सोल्व कर देते हैं इनको। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x माइनस 5y। ये दोस्तों x वाली संख्या को एक तरफ कर देते हैं, y वाली संख्या को एक तरफ कर देते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों 4x इज इक्वल टू 4, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 6y। अब दोस्तों x और y क्या आएगा, ये x बटा y, तो ये आ जाएगा दोस्तों 6/4 आ जाएगा। और 6/4 को हम और सरल करें तो क्या लिख सकते हैं इसे, 3/2। ओके दोस्तों, 2 के पार्ट से काट देंगे 6 और 4 को, तो ये आ जाएगा 3/2। अब दोस्तों ये 3/2 कहाँ दे रखा है, तो ये दे रखा है ये रहा। इसे 3:2 लिख देंगे हम। 3/2 को क्या लिखेंगे, 3:2। तो ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ज्यादा टफ नहीं था। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? दोस्तों स्कूल में पूछा लड़कों की संख्या कितनी है। बॉयज दे रखे, बॉयज का अनुपात है दोस्तों 3 और लड़कियों का अनुपात है 2। अब कौन रही है दोस्तों, लड़की आ रही है। कौन आ रही है दोस्तों, वृद्धि किसमें हो रही है, लड़कियों में हो रही है। चलो दोस्तों करते इस क्वेश्चन को सो। तो दोस्तों माना लड़कों का, बॉयज को मान लेता हूं 3x, तो गर्ल्स को मानूंगा हम 2x। बॉयज को मान लेंगे 3x और गर्ल्स को मानेंगे 2x। अब दोस्तों करना क्या है, अनुपात वाली चीजें ऊपर नीचे लिख देते हैं। ये बॉयज को ऊपर लिख दिया और गर्ल्स को नीचे लिख दिया, ये 2x। अब दोस्तों सवाल कह रहा है कि 6 लड़कियां और आ जाए, ये हमने ऐड कर दिया, 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से सवाल जो मैंने लिखा है, तो आप ये कमेंट करके बताइए कि इस तरीके से लिखने से आपको सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब दोस्तों करना क्या होगा, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये जाएगा 5 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा दोस्तों 15x। 5 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 12x प्लस 36। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, उधर जाएगा 12x तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी 12। x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 12। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़के कितने 3x है, x की वैल्यू कितनी है 12। तो 3 इंटू 12 कितना हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे दोस्तों 12 36। कितना हो जाएंगे दोस्तों, लड़के कितने 12 36। और दोस्तों अब लड़के कितनी थी पहले, अगर ऐसा पूछा जाए कि पहले लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो 2x इंटू 12, तो ये हो जाएगा 24। और बाद में पूछे कि बाद में कितनी हुई, तो बाद में 6 लड़कियां और जुड़ गई, तो बाद में हो गई ये 30 हो गई। ओके दोस्तों, तो ये सवाल इस तरीके से होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल क्या कह रहा है, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितने रुपए है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। सवाल कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति है, उनका वेतन 40,000 रुपये है और ए 85% खर्च करता है अपने वेतन का, तो बच कितना रहा है 15%। और बी अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा है 5%। अब दोस्तों क्या बोला, इनकी बचत बराबर है। अपन जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें से बच रहा है, तो वही तो बचत हुई। अगर ये 85% खर्च कर रहा है ए, तो बच कितना रहा है 15%। और बी 95% खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा है 5%। तो दोस्तों क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए का 15% ये बराबर हो जाएगा बी का 5, ए का 15% बी के 5% के बराबर होगा या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इनकी बचत बराबर है। तो दोस्तों प्रतिशत से प्रतिशत तो हम काट देंगे, तो ए को भेजेंगे बी के नीचे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5/15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3 या 1:3 भी कह सकते हैं। ए और बी की बचत का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 1:3। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, A/B बराबर हो जाएगा 1:3, जो हमने उधर निकाला था। तो दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि ए का वेतन कितना है। तो दोस्तों इन दोनों का अनुपात कितना है, 1:3। तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा 4। कुल अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 4। और कुल वेतन कितना है दोनों का 40,000। दोनों कितना कमा रहे दोस्तों 40,000 मिलके कमा रहे हैं। तो कुल अनुपात को दे देंगे इससे डिवाइड, और ए का अनुपात कितना है 1 है, तो इसको कर दूंगा 1 से मल्टीप्लाई। ये जाएगा दोस्तों एक बार, तो कुल कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है दोस्तों 10,000 रुपये। ए का वेतन कितना है 10,000 रुपये। ए का 10,000 है तो बी का ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा, बी का कितना है 30,000 रुपये। ओके दोस्तों, तो एक तरीका तो ये था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ए का वेतन मान लो x है, तो बी का मानना पड़ेगा 40,000 माइनस x, ये बी का मानना पड़ेगा। फिर दोस्तों इनके प्रतिशतों को बराबर रखना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगी उसमें से ए का वेतन x की वैल्यू आ जाएगी फिर 10,000। ये दोस्तों प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति किलोग्राम के 10 किलोग्राम चावल 15 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले दूसरे प्रकार के चावलों की कुछ मात्रा मिला दी तथा मिश्रण को 14 रुपये प्रति किलोग्राम भाव से बेचा। यदि इस प्रकार उसे 5% का लाभ हुआ तो दूसरे चावल की मात्रा क्या थी। दोस्तों बेचा कितने में 5% लाभ हुआ। अब दोस्तों हमें यह देखना है, मिश्रण को 14 रुपये में बेचने पर उसे 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मिश्रण को बेचा कितने, उसने 14 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा और उसे 5% का लाभ हुआ। तो दोस्तों कुल वो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 14 इंटू 100, लाभ कितना हुआ 105। तो 105 आते हैं, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये जाएगा 20 बार, तो ये जाएगा 21 बार, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 2 बार, तो ये जाएगा दोस्तों 40/3 प्रति किलोग्राम, 40/3 प्रति किलोग्राम। अब दोस्तों इसमें हम मिश्रण का नियम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आए कितना 40/3।
तो दोस्तों मिश्रण का नियम ये लगाते, एक जगह है 10 रुपये प्रति किलो और एक चावल है 15 रुपये प्रति किलो, कुल क्रय मूल्य कितना हो रहा है 40/3, जो हमने उधर निकाला था। यहाँ दोस्तों हम लगा देते हैं मिश्रण का नियम, इसको इससे घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 5/3 और यह आ जाएगा 10/3। कितना आ रहा दोस्तों, 3 से 3 कट जाएगा, 5:10, तो ये आ जाएगा 1:2। कितना आ रहा दोस्तों 1:2। तो दूसरे प्रकार की चावल की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये आ रहा है 1:2, तो हो जाएगा दोस्तों 2×10। 2×10 से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20 किलोग्राम। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20 किलोग्राम। इसको दोस्तों एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर वो प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, ये 14 रुपये पर किलोग्राम है, इससे पहले हमने ये भाव से बेचा, लाभ कितना हो रहा है 105, तो हम इससे क्या क्रय मूल्य निकाल देंगे, फिर हम लगा देंगे मिश्रण का नियम, फिर मिश्रण के नियम लगा के इसको हम आसानी से सोल्व कर देंगे। ओके दोस्तों।